माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाने पर इसके हार्म इफेक्ट अपन देखने को मिलते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। कोविड-19 जो कोरोना डिजीज़ होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। पहले के समय में जब लोगों के लिए साइंस एक यूनिक थी, उस समय जब साइंस नहीं आई थी पहले के समय में, तब ये माना जाता था कि जो स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफाइड, ये सभी भूत प्रेत के चपेट में आने से बीमारियां होती हैं, या फिर जो गॉड होते हैं वो एंग्री हो जाते हैं तो हमारे शरीर में ये बीमारियां देते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई तब ये बताया गया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को डिजीज से इफेक्ट करते हैं, डिजीज देते हैं, और इसका जो श्रेय जाता है वो लुईस पास्चर को जाता है। लुईस पास्चर ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजीज जनरेट करने का काम करते हैं। ये किसी इविल या गॉड के थ्रू होने वाली कोई प्रोसेस नहीं होती। ये प्रोसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे नेकेड आई के थ्रू नहीं दिखाई देते, उनके थ्रू होने वाली एक कॉमन प्रोसेस होती है। और 1865 में ये कंफर्म हो गया था कि जो भी डिजीज़ होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, इसमें गॉड या फिर एविल का कोई भी हाथ नहीं होता। डिजीज़ हमारे ह्यूमन बीइंग में कैसे स्प्रेड होती है, कैसे फैलती है? हमारे शरीर में जो डिजीज़ होती है 2 टाइप की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसी में सिक्योर रहती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलने का जो मेन कारण है एयर के थ्रू, स्प्रेड थ्रू कैरियर्स, वाहकों के थ्रू, स्प्रेड थ्रू एयर। ह्यूमन बीइंग में जो मेनली जो डिजीज़ होती है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। हम प्रेजेंट टाइम में जानते हैं कि जो कोरोना वायरस होता है वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। इसके अलावा जो कॉमन कोल्ड होती है, कोलेरा होता है, ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकती है। तो इसीलिए जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे हम ज़्यादा मात्रा में दूरी रखनी चाहिए। जब हम उसको टच करें या अपन कहें कि उसको टच नहीं करना चाहिए, अगर हम उसको बाय द वे टच कर लेते हैं तो सैनिटाइज़र से अपने को हाथ धोने चाहिए। खांसते और छींकते समय मास्क का यूज़ करना चाहिए, या फिर मास्क ना हो तो रुमाल या अपने हाथों को कवर बना के इनका यूज करना चाहिए, और फिर हाथों को सैनिटाइजर से हाथ धोने चाहिए, या फिर जो अपनी सोप होती है, साबुन होती है, उनसे हाथ धोने चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन को भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में जो महामारी चल रही है कोविड-19 कोरोना वायरस, इसमें हर पर्सन को, हर व्यक्ति को हमारे देश के पीएम हैं उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। ये डिजीज़ किस तरह फैलती है, एयर से कैसे फैलती है? ये डिजीज़ जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो उसकी टाइनी ड्रॉपलेट्स हमारी एयर में चली जाती है, और एयर में ये जो वायरस होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, और जो आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति होता है उस पर, उनके हाथों पर या अपन कहीं उसके मुंह पर ये ड्रॉपलेट्स होती है वो गिर जाती है। इन टाइनी ड्रॉपलेट्स में माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, इनके थ्रू जो इनके हाथों पर चिपक जाते हैं, जब ये हमारी अपने जो स्किन होते हैं या अपने जो माउथ होता है, फेस होता है, उसको टच करते हैं तो हमारी बॉडी के शरीर के अंदर एंटर हो जाते हैं, और जो हेल्थी पर्सन होता है वो भी कैसा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, इनको ध्यान में रखकर हम इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं। अगला जो कारण था इनका, स्प्रेड थ्रू कैरियर। कुछ ऐसे वाहक होते हैं जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब को ले जाने और लाने का काम करते हैं। जैसे हमको बस होती है वो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वैसे डिजीज कोजिंग माइक्रोब के लिए भी बस अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कैरियर हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान इनको लेके जाते हैं। जैसे हम बात करें फ्लाई मक्खियाँ होती हैं, मॉस्किटो मच्छर होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ कैरियर्स होते हैं जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, या अपन कहें कि डिजीज कोजिंग माइक्रोब को स्प्रेड फैलाने का जो काम करते हैं वो ये कुछ कैरियर करते हैं। इसीलिए खाने पीने की जो भी चीज़ें हों उसको ढक के रखना चाहिए, पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। कुछ डिजीज़ हैं जैसे मलेरिया होती है वो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है, और जो डेंगू डिजीज़ फीमेल एडिज मॉस्किटो के कारण होती है। मॉस्किटो
जो ब्रीडिंग होती है इनकी वो वाटर में होती है। तो जहाँ कहीं भी जमा पानी हो या इकट्ठा पानी हो वहाँ पर पानी को इकट्ठे नहीं होने देना है, क्योंकि मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है वो कहाँ पर करते हैं, वाटर में करते हैं। हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट साफ रखना चाहिए ताकि हम जो मॉस्किटो होते हैं उसकी ब्रीडिंग को रोक सकें और हमारे शरीर को डिजीज़ फ्री रख सकें। हमारे शरीर को क्यों, पूरे इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को डिजीज से फ्री रख सकें। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? अपन का जो फूड मटेरियल होता है, जब फूड मटेरियल को प्रॉपर तरीके से उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता, उसको सुरक्षित किया नहीं जाता, तो उसमें से कुछ फंजाई और बैक्टीरिया उसमें जनरेट होने लगते हैं और जो अपना फूड प्रोडक्ट होता है वो पॉइजनस हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। अगर उस टॉक्सिक सब्सटेंस को अपन, टॉक्सिक फूड मटेरियल को हम अगेन करते हैं तो हमारा शरीर उस टॉक्सिक मटेरियल के कांटेक्ट में आने पर इफेक्टेड होता है और हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग होने लगती है। इसका जो सिम्टम्स होता है वो मेनली क्या होता है, वॉमिटिंग होता है, उल्टी करना होता है। इसके अलावा जो हेडेक होता है वो इसके कुछ सिम्टम होते हैं। ये किस कारण होता है? ये जो फूड मटेरियल उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता है, उसको सिक्योर नहीं किया जाता, उसको सुरक्षित नहीं रखा जाता है, या उसकी जो स्टोरेज और पैकेजिंग की व्यवस्था होती है वो अनयूजुअल तरीके से की हुई होती है, तो उसमें फूड पॉइजनिंग होने की संभावना अधिकतर रहती है। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड पॉइजनिंग की समस्याएं होती है, वो आम होती है। इसलिए फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो हाइजीन अपनाने का है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हाइजीन फूड को ही हम क्या करें, खाएं और प्रॉपर तरीके से उसकी स्टोरेज और पैकेजिंग करें। फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड किस तरह पैकेजिंग की जाती है, फूड को किस तरह सिक्योर रखा जाता है, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। फूड अगर लंबे समय तक एनवायरनमेंट के टच में रहता है तो उसमें फंगस और बैक्टीरिया जनरेट होने लगते हैं, जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस उस फूड मटेरियल को टॉक्सिक बना देते हैं। अगर फूड की प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग नहीं की जाती है, स्टोरेज नहीं किया जाता है, तो ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो फूड को प्रिजर्व किस तरह किया जाता है उसके कुछ मेथड अपन देखते हैं। फर्स्ट मेथड है सॉल्टिंग एंड शुगर। साल्ट और शुगर के थ्रू उसको प्रिजर्व किया जाता है। ऑयल, विनेगर और स्पाइसेस के थ्रू इनको सिक्योर किया जाता है। हीटिंग के थ्रू, रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग के थ्रू। इसके अलावा स्मोकिंग, सन ड्राइंग, पेस्चुरेशन और प्रॉपर स्टोरेज और पैकेजिंग के थ्रू इनको स्टोरेज किया जाता है। हमको पता कैसे चले कि फूड सही है या उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस बनने लग गए, फ्रेश है या टॉक्सिक सब्सटेंस वाला है? तो इसके कुछ मेथड होते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि जो फूड है वो टॉक्सिक है या फ्रेश है। फर्स्ट, इमिट्स बैड ऑफ फॉल स्मेल। गंदी बदबू आने लग जाती है। टेस्ट चेंज होने लग जाता है। न्यूट्रिएंट वैल्यू इज इफेक्टेड। जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो इफेक्टेड होती है और कलर, जो फूड मटेरियल होता है उसका कलर चेंज होने लग जाता है। कलर चेंजेस यानी फूड का कलर चेंज होने लग जाता है। हमें फूड क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, फूड को सुरक्षित क्यों रखना चाहिए, इसके कुछ यूजेज हैं। फूड अगर प्रिजर्व रहता है तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू इफेक्टेड नहीं होते, जो फॉल स्मेल होती है, दुर्गंध होती है, वो नहीं आती। लंबे समय तक अपन फूड मटेरियल को सिक्योर रख सकते हैं प्रिजर्वेशन के थ्रू। और फूड की जो कैपेबिलिटी है लंबे समय तक सुरक्षित रखने की, वो ऑफ सीजन में भी बनी रह सकती है इन मेथड को अपनाने के बाद में। किसके मेथड? प्रिजर्वेशन के मेथड अपनाने के बाद। फर्स्ट है साल्ट एंड शुगर। साल्ट और शुगर जो अपनी वेजिटेबल्स होती है या अपन कहें कि जो पिकल्स, अचार होते हैं, उनको सिक्योर करने के काम में आते हैं। साल्ट और शुगर ये वाटर से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होते हैं या अपन कहें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिमूव करता है और किसी भी चीज़ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के काम में आता है। सेकेंड अपने पास ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस। ये तीनों चीज़ें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने में इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है। ये तीनों चीज़ें किसी फूड को प्रिजर्व करने के काम में आती है। थर्ड मेथड अपने पास बाई हीटिंग। हीटिंग के थ्रू
जो जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं बाय रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग। आपको पता है कि जो कोल्ड एरिया होता है, कोल्ड रीजन होता है, उसमें माइक्रो बैक्टीरिया बहुत कम ग्रोथ करते हैं, या अपन कहें कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फ्रीज एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पर माइक्रो बैक्टीरिया अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाते, उनका टेम्परेचर बिलो होने के कारण, नीचे रहने के कारण ये कोई भी रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसके कारण इनकी जो एक्टिविटी है वो रुक जाती है और जो फूड होता है, फूड मटेरियल होता है, वो लंबे समय तक सिक्योर रहता है। बाय स्मोकिंग, स्मोकिंग के थ्रू किसी फूड मटेरियल को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि बात करें फिश होती है, मीट होता है, इनको फायर और स्मोक देकर इनके जो मीट प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको लंबे समय तक प्री रिजर्व किया जाता है। सिक्स जो मेथड होता है प्री रिजर्वेशन का, वो होता है बाई सन ड्राइंग। आपको पता है कुछ वेजिटेबल ऐसी होती है उसमें ज़्यादा मात्रा में वाटर होता है, उन वाटर को बाहर निकालने के लिए उसको सन की रेज में सुखाया जाता है, जिसके कारण उनमें से जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरेट होने की कैपेसिटी कम हो जाती है और वेजिटेबल होती है वो सिक्योर रहती है। पेस्चुराइजेशन क्या होता है? जब मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, उसको फास्ट कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, इस मेथड को पेस्चुराइजेशन बोला जाता है। और इस मेथड के थ्रू जो अपना मिल्क होता है वो सिक्योर रहता है। पेस्चुराइजेशन क्या होता है? मिल्क को 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, फिर उसको फास्टेस्ट कूलर ठंडा किया जाता है और इसको सिक्योर किया जाता है, किसको? मिल्क को। इसीलिए जो मिल्क होता है अगर इस मेथड से इसका यूज किया जाता है तो मिल्क लंबे समय तक खराब नहीं होता। एट है बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकेज। कोई भी फूड मटेरियल होता है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करें और प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस करें तो वह लंबे समय तक प्री रिजर्व रह सकती है। अगला जो अपने पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नाइट्रोजन साइकिल, उसके बारे में देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना और फिर उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का एक साइकिल चलता है, उसको नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है। ये नाइट्रोजन साइकिल प्लांट्स के थ्रू कंप्लीट होता है। किस तरह कंप्लीट होता है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और हम इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारी बॉडी में इनका यूज करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को गेन नहीं कर पाते, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उनका यूज करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स या और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्ट इन्वायरमेंट से गेन करते हैं। जैसे हम बात करें साइनोबैक्टीरिया होता है, इस टाइप का एक एग्जाम्पल है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है? प्लांट किस तरह नाइट्रोजन को अपने अंदर है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की 4 स्टेप होती है। फर्स्ट है डीके बैक्टीरिया, सेकंड है नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड फोर्थ इज लाइटिंग। तो फर्स्ट अपन देखते हैं डीके बैक्टीरिया। आपको पता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिकम्पोजर होता है, या अपन बात करें कि डेड एनिमल या प्लांट को डिकम्पोज करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। ये डेड बॉडी के जो स्मॉल पार्ट होते हैं उनको आसानी से डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते समय जो अमोनिया होता है वो सॉइल में मिक्सअप हो जाता है। सॉइल में मिक्स होने की अमोनिया की इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अमोनिफिकेशन बोला जाता है। सेकंड है नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये एनिमल और डेड एनिमल के जो वेस्टेज होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। जो अमोनिया होता है उसको बैक्टीरिया के प्रेजेंट में नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंदर रहकर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे एजोबैक्टर होता है, राइजोबियम होता है। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके किसको देता है? प्लांट को देता है। लाइटनिंग, जब इन्वायरमेंट में लाइटनिंग होती है ठंड आते समय तो उससे
नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट ऑक्साइड बनाती है, NO2 बनाती है, यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रेट बनाती है। ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रेट रेन के थ्रू हमारी अर्थ पर आते हैं और अर्थ पे आने के बाद में इनको सोइल के बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को दिया जाता है। तो ये कुछ मेथड थे, नाइट्रोजन साइकिल था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में आपने पढ़ा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगला जो चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।